नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग निर्माण कविता को अभ्यास सागर से जो अलंकार और अपठित काव्यांश दिया गया है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। काव्य है नीड़ का निर्माण फिर खा धूल धूसर बादलों ने, गा मोहनी मुस्कान फिर घा घोर गर्जनमय गगन के, अंग है एक चिड़िया चोंच में तिनका। आप लोग पेज नंबर 128 है, शायद इसको खोल लीजिए। अपना जो पेज आपने डाउनलोड किया है वही। तो इसमें देखिए लिखा है कि अब इन पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई उसे लिखिए। जैसे का में नीड़ और निर्माण, तो ना का आवृत्ति हुआ है तो ना लिखेंगे। दूसरी पंक्ति में धा का, तो यहाँ धा लिखेंगे। धा का नहीं आवृत्ति हुआ है तो नहीं आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? धा। गा में माँ लिखा जाएगा, माँ की आवृत्ति हुई है। चौथी पंक्ति में यानी घा में गर्जनमय गगन यानी गा वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ हम चौथी में क्या लिखेंगे? गा। पांचवी में लिखेंगे हम, पांचवी पंक्ति में चा यानी चिड़िया चोंच, तो चा वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ लिखेंगे हम अंग में चा। अब नीचे लिखा है जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां क्या आएगा? अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों में यमक अलंकार स्पष्ट कीजिए। इसे आप लिखते जाइए। यहां लिखा है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। तो यहां लिखिए, इसमें यहां पीर का प्रयोग 2 बार हुआ है जिसके 2 अर्थ हैं। पहला है श्रेष्ठ व्यक्ति और दूसरा कष्ट। पहले का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति, और दूसरा पीर का अर्थ है कष्ट। तो अतः यहां यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब क्या है इसका? कि श्रेष्ठ पुरुष वही कहलाता है जो दूसरों के कष्ट को समझे। अब खा में देखिए, कहे कवि वेनी वेनी व्याल की चुराई लीनी। अब इसमें भी यमक अलंकार ही बताना है। इसमें लिखिए यहां वेनी का प्रयोग 2 बार हुआ है। लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। यहां वेनी का प्रयोग 2 बार हुआ है जिसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है कवि का नाम और दूसरा सांप की चाल। अतः यहां यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो मैं भावार्थ अंत में बोलता हूं इसको मत लिखना, इसे मत लिखना, सिर्फ इसे आप सुनिए। जो इसमें लिखा है ना, कवि यानी कहे कवि वेनी वेनी व्याल की चुराई लेनी, इसका भावार्थ क्या है? नहीं, कवि वेनी कहते हैं कि राधा ने अपनी वेनी अर्थात चोटी की सुंदरता सांप के चाल से चुराई है। क्योंकि राधा की जो चोटी थी ना, वेनी यानी चोटी, उसकी यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखिए गा, मन न फिरावे आपना कहां फिरावे मोहे। इसमें लिखिए यहां फिरावे का प्रयोग 2 बार हुआ है जिसके 2 अर्थ हैं। पहला मन की गति पर नियंत्रण, और दूसरा अर्थ है मोती की गति पर नियंत्रण, पूर्ण विराम। अतः यहां यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसका भावार्थ देखिए, इसको मत लिखना। कबीर कहते हैं कि लकड़ी के मोतियों से बनी ये माला क्या तुम्हें सिखा सकती है कि यदि तुम्हें अपने मन की गति पर नियंत्रण नहीं है, यानी मतलब मन के गति पर नियंत्रण नहीं है, तो आपको ये मोती, लकड़ी की जो बनी मोती है
या जो भी है मोती, तो आपको माला क्या सिखा सकती है, ठीक है। तो वो कबीरदास जी की ये विचारधारा है। तो वो कहते हैं कि तो मोती की गति का नियंत्रण क्यों, अर्थात मोती नहीं मन पर, यानी मन पर, उनका कहने का मतलब क्या है कबीर का, कि मन पर नियंत्रण रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब प्रश्न क्या है अगला, अच्छा इसमें और है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, उसे, खाली स्थान है, अलंकार कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? यमक अलंकार। अब उसके बाद लिखिए इसमें प्रश्न संख्या 3 में, नीचे दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार स्पष्ट कीजिए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। इसमें लिखिए इसको, दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है, पूर्ण विराम। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, पर बढ़ने पर, ब्रैकेट में लिखिए, कुपुत्र का बड़ा होना और दीपक का बुझना के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। मतलब दीपक बढ़ने मतलब बुझाना, और कुपुत्र जब बड़ा होगा तो भी अंधेरा ही होगा, इसलिए यहां पर लिखा है ऐसा। तो मैंने जो बोला आप वैसे लिखिए कि दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, पर बढ़ने, ब्रैकेट में लिखिए कि कुपुत्र का बड़ा होना और दीपक का बुझना, ब्रैकेट बंद, के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। ग में लिखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर, श्याम हरित दुति होए। यहां लिखिए कि राधा जी के पीले शरीर की छाया, यानी छाई, राधा जी के पीले शरीर की छाया, ब्रैकेट में लिखना छाई, सांवले कृष्ण पर पड़ने से वे हरित, ब्रैकेट में हरे लिखना, हरित मतलब हरे, वे हरित लगने लगते हैं, पूर्ण विराम। क्या लिखा आपने? राधा जी के पीले शरीर की छाया सांवले कृष्ण पर पड़ने से वह हरित लगने लगते हैं, पूर्ण विराम। दूसरा अर्थ है कि राधा की छाया पड़ने से कृष्ण हरित प्रसन्न हो उठते हैं। हरित मतलब एक हरा और हरित माने प्रसन्न, तो दो अर्थ है। श्लेष अर्थ में मानी शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, तो वहां पर यानी इस तरह की पंक्तियों में श्लेष अलंकार होता है। ये मतलब आपको मैंने समझाया। तो यहां पर क्या लिखेंगे अंतिम में? श्लेष अलंकार, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि राधा जी के पीले शरीर की छाया सांवले कृष्ण पर पड़ने से वे मतलब कृष्ण हरित लगने लगते हैं, और हरित के बाद ब्रैकेट में लिखना हरे। और दूसरा अर्थ है कि राधा की छाया पड़ने से कृष्ण हरित, और ब्रैकेट में लिखना प्रसन्न हो उठते हैं। और अंतिम में श्लेष अलंकार, अलंकार का नाम जरूर लिखना। अब उसके बाद कि जहां शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अब प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों में अतिशयोक्त अलंकार स्पष्ट कीजिए। यहां लिखा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें लिखिए आप, यहां अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन, यहां अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि दियों के प्रकाश से
ऐसा लग रहा है कि यह गगन में विचरण करता हुआ स्वर्ग से मिलने जा रहा है। ठीक है। फिर अंत में क्या लिखोगे? अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद लिखिए, यहां पर खा वाला प्रश्न है, इसमें लिखा है, इसमें 2 पंक्तियां हैं कि औषधालय अयोध्या में बने तो थे सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं। इसमें लिखिए कि यहां अयोध्या नगरी की अतिशय प्रशंसा करते हुए कहा जा रहा है कि यहां औषधालय तो बने थे, परंतु यहां का वातावरण इतना सुंदर, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक है कि कभी भी कोई बीमार ही नहीं पड़ा। पूर्ण विराम। अंतिम में अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। अब उसके बाद लिखा है यहां पे कि जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहां खाली स्थान में अतिशयोक्ति लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। काव्य है इसमें, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। पहले भी आपने उत्प्रेक्षा पढ़ा होगा। तो इसमें लिखिए आप, ऊपर दी गई पंक्तियों में कवि कहता है कि वह धतूरे ब्रैकेट में लिखना कनक का मतलब धतूरा भी होता है, धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षुक सोना, ब्रैकेट में लिखना कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है। क्या बताया कि ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा हो। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, यहां ज्यों का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब खा में लिखिए आप, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इसे लिखिए, नीला जल आकाश का द्योतक है और गौर झिलमिल देह उगते हुए, यानी गौर झिलमिल देह, गौर झिलमिल देह उगते हुए सूर्य के प्रकाश का द्योतक है। द्योतक मतलब ज्ञान कराने वाले, बोध कराने वाले। अर्थात ऐसा लग रहा है कि नीले जल में कोई गोरी देह वाली युवती स्नान कर रही है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि नीले जल में कोई गोरी देह वाली युवती स्नान कर रही है। तो यहां जैसे का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला है प्रश्न संख्या ग, 5वें का ग। इसमें लिखा है कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो यहां भी देखिए, लिखिए इसमें, ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों के बाद उपमेय लिखना है। अश्रुपूर्ण नेत्रों में
ओस जलकण युक्त कमल, कमल के बाद उपमान लिखना ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में, युक्त कमल, कमल के बाद मैंने बताया आपको उपमान लिखना है शब्द। उसके बाद की संभावना प्रकट की गई है, की संभावना प्रकट की गई है, पूर्ण विराम। वाक्य में मानो वाचक शब्द प्रयोग हुआ है, अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर से एक बार देख लीजिए गा वाला। ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों, ब्रैकेट में मैंने बताया उपमेय, उसके बाद उपमेय के बाद लिखेंगे में, नेत्रों में ओस जलकण युक्त कमल की संभावना प्रकट की गई है। वाक्य में मानो वाचक शब्द प्रयोग हुआ है, वाक्य मतलब इसमें कविता की पंक्ति में वाक्य में मानो वाचक शब्द प्रयोग हुआ है, अतः यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अंतिम में लिखिए, यहां लिखा है कि जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तथा मानो, मनो, जनु, जानो, जानु, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 6। इसमें देखिए, इसमें लिखा है नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कविता की पंक्ति एक बार ध्यान दीजिए, इस पे भावार्थ में मैं संक्षेप में बता रहा हूं, सुन लीजिए एक बार। सामने कोहरा घना है, कोहरा मतलब यहां समस्या का प्रतीक है। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूं, क्या इसी एहसास में जीऊं? मतलब मैं सूरज नहीं हूं, मैं इतना सूरज जैसा समर्थवान नहीं हूं, शक्तिशाली नहीं हूं कि मतलब कोहरा को, इन समस्या को छाड़ सकूं, है ना। जैसे कोहरा छा जाता है तो सूर्य उदय होने पर, सूर्य जैसे उदय होता है कोहरा छट जाता है, वही चीज यहां पर है कि क्या इसी एहसास में जीऊं, मैं सूरज जैसा नहीं हूं, सूरज जैसे मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो या जैसा भी हूं नन्हा सा एक दिया तो हूं, कितना भयंकर अंधेरा हो लेकिन दिया अपनी समर्थ के अनुसार अगर कहीं हम जला के रख देते हैं तो क्या देता है, प्रकाश देता ही है। तो वही चीज कवि क्या बताना चाहते हैं कि या जैसा भी हूं नन्हा सा एक मतलब एक दिया तो हूं, क्यों ना उसी की उजास में जीऊं, क्यों ना उसी मतलब जो प्रकाश है, जितना समर्थ है, जितना हमारे अंदर समर्थ है उसी के अनुसार ही क्यों ना ही जीऊं मैं। उजास यानी यहां प्रकाश। हर आने वाला क्षण मुझे यही कहता है, यानी हर पल हर परिस्थितियां हमें यही कहती हैं कि अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूं ना सही सूरज, एक नन्हा दिया तो हूं। जितनी भी है लौ मुझ में, जितने भी हमारे लौ है, जो जितने हमारे अंदर प्रकाश है, जितने हमारे अंदर कहे कि सामर्थ्य है, शक्ति है, जितनी भी है लौ मुझ में, उसे लेकर जिया तो हूं, उसी के सामर्थ्य के अनुसार मैं जी तो रहा हूं, मैं निराश तो नहीं हूं। कहने का मतलब यह है। फिर क्या कहते हैं, कम से कम मैं उनमें तो नहीं, मतलब कम से कम मैं उन लोगों की तरह तो नहीं हूं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, मतलब कि मैं उन लोगों की तरह तो नहीं हूं कि जिनमें योग्यता होते हुए भी वे जीवन से निराश हो चुके हैं, मतलब इन लोगों की तरह तो मैं नहीं हूं, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए कहा ना कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, मतलब कम से कम मैं उन लोगों की तरह तो नहीं हूं जिनके अंदर योग्यता तो है, फिर भी यानी योग्यता होने पर भी जीवन से निराश हो चुके हैं, ऐसे लोगों की तरह तो मैं नहीं हूं। फिर क्या कहते हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं, जो निराश हो चुके बैठे हैं, हर रात उनके लिए कठिनाई की ही घड़ी है।
समस्या ही समस्या है उनके सामने। फिर क्या कहते हैं, उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में। इसका मतलब ये है, उड़ते हुए जुगनू से तात्पर्य है कि यानी उन बच्चों और किशोरों से है जिनमें अभी अभी कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा हो रही है। ऐसा कि उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, है ना। तो यहां मतलब उड़ते हुए जुगनू से तात्पर्य क्या है, यानी तात्पर्य उन बच्चों और किशोरों से है जिनके अंदर अभी कुछ कर गुजरने की चाह पैदा हो रही है। और फिर क्या कहते हैं, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। मतलब जुगनू को जो मुट्ठी में दबाने वाले हैं, और वो कोई दूसरा नहीं है बल्कि उनके घर के ही सदस्य हैं जो जीवन से निराश हो चुके हैं। इसका अर्थ यह है। तो ये जो कविता है ये हमें ये संदेश देती है कि जीवन में मुश्किल आती ही रहेगी। मुश्किलें, समस्याएं, परेशानियां जरूर नहीं है कि हमेशा यानी जो हमारी परिस्थिति है वो हमेशा हमारे अनुकूल ही हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जीवन में जो है समस्याएं आती रहेंगी। हमें चाहिए कि हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसका डटकर सामना करें। ये संदेश देती है कविता। तो आइए हम प्रश्न की बात करते हैं। लिखिए इसमें, कुहरा और दिया किसके प्रतीक हैं? तो इसमें लिखिए आप, यहां कुहरा जीवन की समस्याओं का प्रतीक है और दिया उन समस्याओं से लड़ने के साहस का प्रतीक है। खा में लिखिए आप, जो चांद दिल के बुझाए बैठे से क्या तात्पर्य है? इसमें लिखें आप, जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, मतलब दोहरा उदाहरण चिन्ह में लिखना। फिर उसके बाद से तात्पर्य उन लोगों से है जिनमें योग्यता होते हुए भी वे जीवन से निराश हो चुके हैं। उसके बाद गा में आइए, उड़ते हुए जुगनू से क्या तात्पर्य है? इसमें लिखिए आप, उड़ते हुए जुगनू से तात्पर्य उन बच्चों और किशोरों से है जिनमें अभी अभी कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा हो रही है। पूर्ण विराम। फिर आगे लिखें आप, घा में, घा वाला प्रश्न है, जुगनुओं को कौन मुट्ठी में दबाए बैठा है? मैंने अभी आपको बताया था। फिर लिखिए इसमें कि जुगनुओं को मुट्ठी में दबाने वाले और कोई नहीं बल्कि उनके ही घर के सदस्य हैं जो जीवन से निराश हो चुके हैं, जो जीवन से निराश हो चुके हैं। पूर्ण विराम। अब उसके बाद अंग है। इसमें अंग में लिखा है कि इस काव्यांश से क्या संदेश मिलता है? जो लास्ट में अभी हमको आपको भावार्थ बताते समय जो संदेश बताया था वही इसमें लिखना है। लिखिए इसमें, इस काव्यांश में, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं, इस काव्यांश से है तो से ही लिखिए। इस काव्यांश से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में मुश्किलें आती ही रहेगी। पूर्ण विराम। हमें चाहिए कि में मतलब छोटी मात्रा, हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसका डटकर सामना करें। पूर्ण विराम। तो यहीं पर ये अंगा यानी प्रश्न संख्या 6 से मैं मतलब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा रखता हूं कि आप लोग इसको लिखते हुए चल रहे होंगे और फिर अगले कालांश में हम प्रश्न संख्या 7 से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।